गुड मॉर्निंग बच्चों। होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और जो लॉकडाउन का समय चल रहा है इसमें अपनी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखिए। अपने घर में सभी को इसके नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करिए। अपने आसपास भी लोगों को इस बारे में बताइए और सुरक्षित रहिए। तो जैसा कि बच्चों हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि राष्ट्रवाद क्या होता है। हमने स्टार्टिंग जो की थी भारतीय समाज की संरचना किससे की थी कि भारतीय समाज की संरचना कैसे बनती है, उसमें क्या क्या पहलू होते हैं। उसके बाद हमने उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ा। उपनिवेशवाद के ही तहत फिर हमने देखा कि कैसे समाज में कई वर्गों का जन्म हुआ। राष्ट्रवाद के तहत हम देख सकते हैं कि चाहे वो कृषक हो या जमींदार हो या खेतिहर मजदूर हो या श्रमिक वर्ग हो, इस तरह से हम बुद्धिजीवी वर्ग हो, व्यापारी हो, कई वर्गों का जन्म हुआ। तो इस जो हम आज टॉपिक में अध्ययन करने जा रहे हैं वो भारतीय समाज में वर्ग की संरचना, चाहे वो ग्रामीण संरचना हो या नगरीय संरचना। इस तरह कई समाजशास्त्रियों ने वर्ग के बारे में कई वर्गों का उल्लेख किया है। चाहे वो डेनियल थॉर्नर है, उन्होंने 4 वर्गों का, चाहे पूंजीपति वर्ग हो, कृषक वर्ग हो, भूमिहीन श्रमिक हो या श्रमिक हो। और आप ये देख सकते हैं कि भारत में जो सामाजिक वर्ग की स्थिति है वो हमेशा परिवर्तनशील रही है। जैसे वर्ण व्यवस्था थी, कर्म के आधार पर व्यक्ति अपने वर्ण का चयन कर सकता था। वर्ग में क्या है, वर्ग में भी वही परिस्थिति है कि व्यक्ति जैसे ही उसकी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन होता है वैसे ही उसकी वर्ग की संरचना में भी परिवर्तन आ जाता है। इसका मतलब है कि वर्ग हमेशा एक जैसा या स्थिर नहीं रहता है, उसमें हमेशा परिवर्तन आते रहते हैं। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आने के साथ ही उसकी स्थिति में बदलाव आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग की जो स्थिति होती है या व्यक्ति का जो स्थान होता है उसकी योग्यता और कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति अपने समाज में या राजनीतिक क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में अगर वो कैपेबल है, निर्भर है, आत्मनिर्भर है, वो करने की क्षमता है उसके अंतर्गत, तो वो अपने वर्ग में परिवर्तन कर सकता है। इसका मतलब वो निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में जा सकता है। और इस तरह आप देखेंगे कि एक वर्ग के अंदर कई वर्ग होते हैं, कई उपवर्ग होते हैं। उसमें छोटे छोटे वर्ग भी, जैसे डॉक्टर्स का ही एक वर्ग ले लो या व्यापारियों को ले लो, तो व्यापारी, बड़ा व्यापारी भी हो गया, छोटा व्यापारी, फिर उससे भी छोटे व्यापारी या बहुत छोटे दुकानदार। इस तरह से आप देखते हैं कि एक वर्ग में कई उपवर्ग भी आते हैं। और वर्ग की संरचना में जो एक मेन पहलू जो इम्पॉर्टेंट है वो वर्ग चेतना। वो लोगों के अंदर अपने वर्ग की, ये हमारे क्लास के आते हैं। तो जो सामाजिक परिस्थिति होती है, सामाजिक स्थिति होती है, उस पर निर्भर करती है कि हम अपनी वर्ग को ही लेकर के हमारे जो सामाजिक संबंध हैं उन्हीं के बीच में हम बनाना चाहते हैं। मतलब अपनी बराबरी वाले ही लोगों के बीच में हम अपने सामाजिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं। तो अब इस तरह से हम देखेंगे कि भारत में जो ग्रामीण वर्ग संरचना है वो कैसी है और जो दूसरे क्षेत्र में है नगरीय वर्ग संरचना है वो कैसी है। तो जैसे कि आप देखेंगे पहले क्या था कि जमींदार या महाजन थे, पहला था। दूसरे नंबर पे आपके आते हैं कृषि मजदूर थे, है ना। उसके बाद भूमि के बड़े स्वामी होते थे, जिनके पास जमीनें बहुत होती थी पर वो स्वयं उस जमीन पर खेती नहीं करते थे। वो भूमि के बड़े स्वामी उनको कहलाया जाता था। या आप ये कह सकते हैं समाज में या गांव में सबसे प्रभावशाली लोग होते थे। उसके बाद आता है आपका छोटे भूस्वामी, जो उनके पास इतनी खेती होती थी कि वो अपनी खेती भूमि पर स्वयं खेती करते थे। उनके पास इतनी ज़मीन नहीं होती थी कि उनकी खेती में कोई और खेती करे। या इसको कह लो मध्यम वर्ग माना जाता था। अपनी सामाजिक परिस्थिति के प्रति ये इतना जागरूक होते थे कि ये श्रमिक का काम करना अपनी परिस्थिति के खिलाफ समझते थे, ये अपनी ही उसमें जीविकापार्जन करते थे। उसके बाद आपका जो वर्ग आता है बटाई पर खेती करने वाले, मतलब उनके पास खुद की कोई भूमि नहीं होती है पर वो दूसरे के खेतों में अपनी खेती करके अपने जीवन यापन करते हैं। इसी तरह से आता भूमिहीन मजदूर या श्रमिक वर्ग, जिसके पास कोई खेती नहीं होती है या बटाई पे भी खेती करने की क्षमता नहीं रखते क्योंकि उनकी सामाजिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है, तो उनको लोग बटाई पे खेती भी नहीं देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ खेतों में श्रमिक का काम करते हैं। इस तरह से आप इनके बारे में इस चैप्टर में डिटेल में आप अध्ययन कर सकेंगे। इसके बाद आप नगरीय समाज की संरचना में देखेंगे तो सबसे पहले आपका आता है उच्च वर्ग, जिसमें जिनकी आय, संपत्ति या राजनीतिक परिस्थिति सबसे अधिक उच्च होती है और ये प्रभावशाली लोग होते हैं।
या पॉलिटिकल एलीट जिनको कह सकते हैं, राजनीतिक अभिजन जिसको समाजशास्त्र में पेरेटो ने संज्ञा दी है, तो इसको राजनीतिक उच्च वर्ग, या इसमें भी कई उपवर्ग होते हैं, पूंजीपति हो गया, प्रशासनिक अधिकारी हो गए, ये सारे एक्सेट्रा। इसके बाद आता है संपन्न मध्यम वर्ग, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर, बड़े व्यापारी, ये बुद्धिजीवी लोग आते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे आप देखेंगे कि साधारण मध्यम वर्ग, जिनकी आर्थिक स्थिति क्या होती है, सामान्य होती है, मिडिल उसमें आती है, और तकनीकी रूप से इसमें प्रशिक्षित लोग, ट्रेंड लोग आते हैं, साधारण व्यापारी। और इस क्लास में क्या होता है, ये लोग परंपराओं को अधिक मानने वाले होते हैं, सामाजिक परिस्थितियों से, सामाजिक स्थितियों से, हमारे जो कल्चर्स हैं, हमारे मोस्ट हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको चीज़ों से जुड़े हुए हैं, वो जल्दी उन सब चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका आता है निम्न वर्ग। इसमें भी जो देखेंगे कि जो गाँव शहरों में जो श्रमिक वर्ग होता है, जिसके पास ना अपना कुछ नहीं होता है, तकनीकी रूप से भी कुशल नहीं होते हैं, और ये शहरों में सिर्फ शारीरिक श्रम करके ही अपने जीविका पार्जन करते हैं। तो इस तरह बच्चों आपने जैसे देखा कि किस तरह समाज की संरचना में ये दोनों वर्ग अपनी भूमिका निभाते हैं। तो किसी भी समाज की संरचना को समझने के लिए उसके जो जो पहलू होते हैं, चाहे वो वर्ग संरचना हो या सामाजिक स्ट्रक्चर हो या उसके निम्न पहलुओं में योगदान देने वाले कंपोनेंट्स हों, उनको समझना बहुत आवश्यक है। तभी हम उसको कि ये जो हमारी संरचना है कैसे विकसित हुई, या आगे आने वाले जो चेंजेस हैं वो इसमें किस तरह से इसको प्रभावित करेंगे, तो उसके लिए हमें किस प्रकार से तैयार रहना है और उनको हमें किस डायरेक्शन में मोड़ना है, तो इसका हमें इसके बारे में जानकारी हमें बहुत ज़रूरी है। तभी हम समाज में जो समस्याएं हैं या जो समाज की जो ऊर्जा है उसको हम हल कर सकेंगे, और एनर्जी को लोगों के सही डायरेक्शन में हम यूज़ कर सकेंगे। थैंक यू।